कक्षा 12वीं रसायन इकाई 2 बिलियन। और आज हम देखेंगे बिलियन के सांद्रण संबंधी जो पद होते हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे मोल प्रभाज, फिर पीपीएम, और उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मलता एवं फॉर्मलता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। मोल प्रभाज, तो मोल का मतलब हो गया मोलों की संख्या। मोल का मतलब है मोलों की संख्या या फिर ग्राम अणुओं की संख्या। मोल के जगह हम क्या कह सकते हैं? ग्राम अणुओं की संख्या। मोल या फिर ग्राम अणुओं की संख्या, ये तो हमको मिल गया मोल शब्द से। मोल मतलब क्या समझना है? मोलों की संख्या या फिर ग्राम अणुओं की संख्या। प्रभाज, फ्रैक्शन, तो प्रभाज को सिंपल तरीके से हम कहें तो हम कह सकते हैं हिस्सा। अभी हिस्सा मतलब क्या है? ये बिलियन है और हम पढ़े हैं कि बिलियन किससे बनता है? ये बनता है विलेय और विलायक से। विलेय और विलायक से मतलब हमको अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो हमको यह देखना पड़ेगा कि विलेय का बिलियन में कितना हिस्सा है। उसी प्रकार से अगर विलायक का मोल प्रभाज हमको निकालना है तो हमको यह देखना पड़ेगा कि उस बिलियन में विलायक का कितना प्रभाज है, कितना हिस्सा है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। मोल मतलब मोल, यहाँ मोल प्रभाज लिखा है तो मोल मतलब मोलों की संख्या या फिर ग्राम अणुओं की संख्या, और प्रभाज मतलब हिस्सा। अब बिलियन में हिस्से की बात करेंगे तो बिलियन के अंदर में रहता है विलेय और विलायक। तो विलेय के हिस्सा कैसे निकालेंगे? हिस्सा किसमें से निकालना पड़ेगा? बिलियन में से ना। विलेय का हिस्सा कहां से निकालेंगे? बिलियन में से। या फिर विलायक का हिस्सा कहां से निकालेंगे? बिलियन में से। मान लेते हैं, माना कि किसी बिलियन के विलायक को हम डिफाइन करते हैं ए से, तथा विलेय बी के मोलों की संख्या क्रमशः, विलायक के मोलों की संख्या हम मान लेते हैं, मोलों की संख्या n से प्रदर्शित करते हैं तो यह हो जाएगा Na, और विलेय के मोलों की संख्या कहेंगे तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे Nb से। तो हम ये मान लिए कि कोई बिलियन है, उसमें विलायक A है और विलेय B है। विलायक A के मोलों की संख्या Na है और विलेय B के मोलों की संख्या Nb है। अगर हमको विलेय या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, अगर हम मोल प्रभाज को x से डिफाइन करें तो विलेय कह रहे हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज xb बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या Nb अपान बिलियन के कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन के कुल मोल कहेंगे मतलब विलेय का भी मोल और विलायक का भी मोल, यानी कि यहां पर हो जाएगा Na प्लस Nb। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Nb मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और ये Na प्लस Nb का मतलब क्या है? बिलियन के कुल मोलों की संख्या। बिलियन के कुल मोलों की संख्या। इसी प्रकार से जैसे हम अभी विलेय का निकाले हैं ऐसे ही निकाल सकते हैं विलायक का भी। विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज को हम डिफाइन करेंगे अगर x से, तो विलायक कह रहे हैं तो ये हो जाएगा XA। तो XA इक्वल हो जाएगा
एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। एन ए मतलब विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। एन ए प्लस एन बी मतलब विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर गौर से देखोगे तो विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या ले रहे हैं, विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो विलायक के मोलों की संख्या ले रहे हैं। प्रभाज मतलब हिस्सा। अब यहां से आप परिभाषा बना सकते हो। चलिए देखते हैं परिभाषा कैसे बनेगा। विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक बोल रहे हैं मतलब वहां विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसके विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का, मतलब विलय के लेंगे तो विलय का और विलायक के लिए लेंगे तो विलायक का, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये हो गया मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पीपीएम है क्या? तो पीपीएम जो है किसी विलयन के सांद्रता नापने की सबसे छोटी इकाई है। पीपीएम क्या है? तो यह सांद्रता मापने की सबसे छोटी इकाई, सांद्रता मापने की सबसे छोटी इकाई है ये। और इसका उपयोग हम कब करते हैं? मान लो कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलय की जो सांद्रता है बहुत ही कम है। ये कोई विलयन है और इसमें विलय की जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो, तब उसको मापने के लिए हम पीपीएम इकाई का उपयोग करते हैं। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, प्रति 10 लाख। अगर हम मान लो किसी घटक यानी कि किसी विलय का पीपीएम निकालना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे सूत्र के रूप में? द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁶। घटक ए का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान बोल रहे हैं। अब यहां पर देखो द्रव्यमान बोल रहे हैं, लेकिन पीपीएम का उपयोग हम द्रव्यमान के लिए भी कर सकते हैं और आयतन के लिए भी कर सकते हैं। इसको याद रखना। पीपीएम इकाई का उपयोग हम द्रव्यमान यानी कि भार के लिए भी कर सकते हैं, द्रव्यमान मतलब भार के लिए। साथ ही साथ इसका उपयोग हम आयतन के लिए भी कर सकते हैं, आयतन के लिए। तो ये हो गया पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अब हम देखते हैं नॉर्मलता और फॉर्मलता। ये भी विलयन के सांद्रण से ही संबंधित पद है, नॉर्मलता और फॉर्मलता। नॉर्मलता को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एन से और फॉर्मलता को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ से। अब दोनों की जो परिभाषा है उसमें समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है उसको समझना है। दोनों के परिभाषा में क्या समानता है? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, मतलब नॉर्मलता का संबंध भी विलय से है और फॉर्मलता का संबंध भी विलय से है। किस विलय से? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय। नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता मतलब विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये
1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब फॉर्मूला क्या चीज है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, या इसी को हम कहते हैं ग्राम सूत्र भार की संख्या। यहां हम कह रहे हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहां पर हम कह रहे हैं ग्राम सूत्र द्रव्यमान या फिर ग्राम सूत्र भार की संख्या। तो सूत्र लिखना बहुत आसान है। अब यहां पर हम ग्राम तुल्यांक की जगह में या ग्राम अणुओं की जगह में ग्राम सूत्र भार का उपयोग क्यों करते हैं उसको समझना है। चलो पहले तो सूत्र लिख लेते हैं। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता n बराबर हो जाएगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। और इससे पहले हम पढ़े हैं लीटर के जगह में क्या लेते हैं? मिली लीटर लेते हैं। तो पहली बात तो ये करना है कि लीटर को आपको चेंज कर लेना है मिली लीटर में। मतलब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? ये जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है यहां पर हम लिख सकते हैं विलेय का भार, विलेय का भार किस में लेना है? ग्राम में, अपान विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। साथ ही साथ हमको लेना है बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन ये लेना है लीटर में। या आगे इसको हम लिख सकते हैं विलेय का भार ग्राम में विलेय का तुल्यांकी भार बिलियन का आयतन। अब ये जो लीटर में है उसके जगह में क्या कर सकते हैं? यहां पर कर सकते हैं 1000। क्यों किए? क्योंकि हम लीटर को बदले हैं मिली लीटर में। अब अगर हम फॉर्मलता की बात करें, फॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान या फिर ग्राम सूत्र भार की संख्या को। अब इसका फॉर्मलता का सूत्र निकालना है तो जैसे आप नॉर्मलता का निकाले हो सेम वैसा ही है। यहाँ पर ग्राम तुल्यांक कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं ग्राम सूत्र भार। तो ये जो सूत्र हो जाएगा नॉर्मलता n के जगह में हम लेंगे फॉर्मलता f। तब सूत्र क्या बनेगा? इसको अगर हम आगे हल करें तो विलेय का भार ग्राम में हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है विलेय का तुल्यांकी भार, तो ये तुल्यांकी भार के जगह में क्या हो जाएगा? ग्राम सूत्र भार। यहां भी तुल्यांकी भार के जगह में हो जाएगा ग्राम सूत्र भार। अब आपको यह समझना है कि फॉर्मलता में हम ग्राम तुल्यांक या मोल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। फॉर्मलता में हम मोल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? मोल मतलब ग्राम अणुओं की संख्या, मोल या ग्राम अणुओं की संख्या। इससे पहले हम पढ़े हैं मोलरता, मोललता, जहां पर हम मोलों की संख्या के आधार पे उसकी परिभाषा बनाते हैं। फॉर्मलता में हम मोल शब्द का उपयोग क्यों नहीं कर सकते उसको समझना पड़ेगा। अगर हम आयनिक यौगिकों के बारे में बात करें, आयनिक यौगिक मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है आयनिक यौगिक, कॉपर सल्फेट, ये जो आयनिक यौगिक हैं
इन आयनिक यौगिकों का जब हम विलयन बनाते हैं तो आगे हम और वैसे पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो आयनिक यौगिक है सोडियम क्लोराइड कापर सल्फेट, इसका जब हम विलयन बनाते हैं तो इसके अणुओं का या तो संगुणन हो जाता है या वियोजन हो जाता है। ये जो विलेय के अणु हैं, विलेय के अणु, इनका या तो संगुणन हो जाता है या वियोजन हो जाता है। अब ये संगुणन वियोजन क्या है उसको थोड़ा समझ लो। मान लो हम 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिए और इसको हम जल में घोल करके विलयन बनाए, तो यहां पर 10 अणु हैं। मान लो सोडियम क्लोराइड के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं विलयन बनाने के पहले। इसका हम जब हम विलयन बनाएं तो हो सकता है ये अणु जो है टूट जाएं, मतलब टूटेंगे तो यहां पर 10 से ज्यादा अणु हो जाएगा। अगर टूटेंगे तो, जिसको हम कहेंगे वियोजन। मतलब वियोजन जब होता है तो विलेय की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और ये संयोजन मतलब हो सकता है ये अणु आपस में जुड़ जाए। तो पहले 10 अणु था और विलयन बनाने के बाद वो मान लो 7 हो गया या 5 हो गया। तो कम कब होगा? जब विलेय के जो अणु हैं आपस में जुड़ेंगे। अब चूंकि जब हम आयनिक यौगिकों का विलयन बनाते हैं तो विलेय के अणुओं का या तो वियोजन हो जाता है या फिर संयोजन हो जाता है, यानी कि वो टूट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। यानी कि कुल संख्या जो रहती है वो परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए यहां पर हम मोल या ग्राम अणुओं का उपयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम ग्राम सूत्र भार का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आज हम क्या क्या देखे? मोल प्रभाज, पीपीएम, नॉर्मलता और फॉर्मलता।